Hello everyone, welcome back to our channel Edustan. We are continuing with our Unit 2 Research Aptitude, जिसमें हम बात करेंगे आज रिसर्च प्रोसेस के बारे में और हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं अपने पेपर की या थीसिस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस की या फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च की। अब हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसी तरीके से जब हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फिर खत्म करते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस में हमारे 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जिन 3 फेजेस में हमारे टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेज इज रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले स्टेज का नाम है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जो नाम से भी हमें पता चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि हम किस चीज के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट फेज इज प्लानिंग फॉर स्टडी एंड इंस्ट्रूमेंट। अब जब मैंने एक बार रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने सोच लिया है कि मुझे इस चीज के ऊपर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, तो मैं उसको क्लियरली प्लान करूंगी, जैसे कि मैं कौन से टूल्स यूज करने वाली हूँ, डेटा किस तरीके से कलेक्ट करने वाली हूँ, इस तरीके की चीजें। यानी कि जो प्लानिंग फेज है वो हमारा फेज 2 में आएगा, और मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाली हूँ इसमें। एंड द फाइनल फेज इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट। अब प्लान कर लिया, डिसाइड कर लिया विच टूल्स आर टू बी यूज्ड, अब मैं उन सब का यूज करके अपनी रिसर्च को कंडक्ट करूंगी और रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करूंगी। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो 8 स्टेप्स है इस रिसर्च प्रोसेस के, कौन से फेज में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की, जो है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसमें हमारा आता है स्टेप 1, फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि आपका ब्रॉड एरिया क्या है। सबसे पहले आप ब्रॉड एरिया के बारे में डिसाइड करते हो कि मुझे इस एरिया में जाना है रिसर्च करने के लिए। फिर आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखते हो कि किस हद तक उस टॉपिक के ऊपर उस एरिया में रिसर्चेस हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिजाइन करोगे, फॉर्मुलेट करोगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि आपको क्लियर होना है कि आप उस रिसर्च को कर क्या अचीव करना चाहते हो। तो ये चीजें जो है ये आती है हमारी फर्स्ट स्टेप में, जो फेज 1 में फॉलो करता है। नेक्स्ट इज फेज 2, जिसमें हम प्लान करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के बारे में एंड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर टू बी यूज्ड इन आवर स्टडी। स्टेप 2 आता है अब इसमें रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन। रिसर्च डिजाइन की हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन कि मैं कौन सा रिसर्च डिजाइन जो है, कौन सी अप्रोच जो है वो लूंगी अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है स्टेप 3, इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। यानी कि आप डेटा को क्या क्या चीजें यूज करके कलेक्ट करना चाहते हो, कौन से टाइप का डेटा जो है वो आप कलेक्ट करना चाहते हो। क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा। फिर दोनों तरीके के डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग टूल्स होते हैं। इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे, सर्वे करोगे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक के लिए जाओगे, केस स्टडी मेथड लोगे। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आएंगी, स्टेप नंबर 3 में। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4, जिसमें आएगा सेलेक्टिंग सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन की भी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, जिसमें आती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। जिसमें प्रोबेबिलिटी में भी कुछ टाइप्स होते हैं जो रैंडम सैम्पलिंग पे बेस्ड होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडमाइजेशन पे बेस्ड नहीं होगी। तो आप किस तरीके का सैंपल डिजाइन जो है वो यूज करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। एंड देन स्टेप 5, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। अब जब आप सारी चीजों के बारे में डिसाइड कर लेते हो तो आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो।
रिसर्च प्रपोजल जो है एक तरह का प्रिपेरेटरी वर्क होता है, एक आप कह सकते हो प्लान है, पूरा फ्रेमवर्क है कि आप इस तरीके से करोगे, ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, आप ये वाला रिसर्च डिजाइन जो है फॉलो करोगे, इस तरीके की रिसर्च है, ये इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करोगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और सैंपल डिजाइन आप ये रखोगे, साइज ऑफ सैंपल जो है आप क्या रखोगे, ये वाली सारी चीजें। इसके अलावा आ सकता है आपका टाइम फ्रेम जो है आपका कितना रहेगा, तो और डेटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स आप क्या फॉलो करोगे जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, तो आप उसको एनालाइज करने के लिए कौन से टूल्स यूज करोगे। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये हमारी रिसर्च प्रपोजल में आती है, जिसमें अभी आप प्लान कर रहे हो कि आप इस तरीके से अपनी रिसर्च को फर्दर प्रोसीड करोगे। एंड द फाइनल फेज इज कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्च रिपोर्ट। अब आपने सारी तैयारी कर ली है, पूरा प्रिपेरेटरी वर्क आप कर चुके हो, तो अब आप अपना फाइनल फेज में आ गए हो। तो स्टेप 6 है कलेक्टिंग डेटा, क्योंकि अब आप अपना प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर चुके हो, अब आप प्रैक्टिकल वे में अपनी रिसर्च को कंडक्ट करोगे। अब आप जाओगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जब आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जिस भी तरीके का डेटा होगा अकॉर्डिंग टू सम टेक्निक्स, उनका यूज करके आप लोग उस डेटा को कलेक्ट करोगे, चाहे इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो, क्वेश्चनर के थ्रू ले रहे हो, सर्वे कर रहे हो, केस स्टडी मेथड के लिए जा रहे हो, सेकेंडरी डेटा का यूज कर रहे हो, तो ये सब कुछ जो है आप अपना यहाँ पे करोगे। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 7, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। अब आपने डेटा को कलेक्ट तो कर लिया, अब आप उसको स्टडी भी तो करोगे, उसको एनालाइज करोगे यूजिंग सम टूल्स। अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए तो आप उसमें अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, कोरिलेशन, अनोवा, तो ये इस तरीके के टेस्ट जो हैं आप कंडक्ट कर सकते हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट करने के बाद अब आप उसको एनालाइज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप अपना जनरलाइजेशंस जो है अपनी स्टडी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। एंड द फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब आप पूरी स्टडी अपनी कंडक्ट कर चुके हो, तो अब आप उसको एक प्रॉपर मैनर में कागज पर उतारोगे, तो वो आ जाएगा हमारा रिसर्च रिपोर्ट लिखने में, जिसको आप थीसिस कहते हो, ओवरऑल थीसिस, जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करोगे कि आपने क्या क्या किया है और किस प्रोसेस को आप यूज करके इन फाइनल कंक्लूजन्स पर पहुंचे हो। उसके अलावा कोई अगर लिमिटेशंस हैं, अगर कुछ ऐसा है जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, जो कि कोई इंसान अपनी आगे की स्टडी में यूज कर सकता है कंडक्ट करने के लिए अपनी स्टडी को, तो आप वो सजेशंस भी इसमें दे सकते हो। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप विच इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं थीसिस फॉर्मेट की और उसके लेआउट की। अब जब आप अपनी थीसिस लिखते हो तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, अरेंजमेंट ऑफ रिपोर्ट। आपको उसको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना है, यानी कि अब उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। जैसे कि आप पहले कवर पेज बनाओगे जिसमें आपका टाइटल होगा, ऑथर के बारे में डिटेल्स होंगी, कवर पेज होगा। उसके बाद फिर आप अपना प्रोजेक्ट अप्रूवल फॉर्म कोई है तो लगा सकते हो, प्लेजरिज्म टेस्टिंग आपने कर ली है उसकी आप स्टेटमेंट लगा सकते हो, एक्नॉलेजमेंट्स अगर आप डालना चाहो, फिर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये वाली सारी चीजें, कितनी आपकी टेबल्स यूज की हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, ये वाली सारी चीजें जो हैं आप प्रॉपर मैनर में अरेंज करोगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फिर लेआउट कैसा होना चाहिए, स्टडी रिलेटेड वर्क जिसमें आप अपना एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो पहले तो, कि आप इस एरिया में जो है अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हो। आप अपना लिटरेचर रिव्यू को शो करते हो कि आपने इतनी जो है स्टडी करी है ऑलरेडी यूजिंग द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आपका जो मेथोडोलॉजी था वो ये क्या था, आपने डेटा कलेक्ट किया, उससे क्या रिजल्ट्स आए, आपने जब उसको एनालाइज किया, कंक्लूजन लिखोगे और अपनी रेफरेंसेस दोगे जो भी आपने यूज की हैं अपनी थीसिस लिखने में। एंड एट लास्ट अपेंडिसेस दोगे। अगर आपकी स्टडी बहुत ज्यादा लेंदी हो रही है, जो आप अपनी रिसर्च में शो ना करके लास्ट में एक अपेंडिक्स का कॉलम बनाकर वहां शो करना चाहते हो, जैसे कि आप अपना क्वेश्चनर डालना चाहते हो अपनी रिपोर्ट में, तो आप उस क्वेश्चनर को अपेंडिक्स कॉलम में शो कर सकते हो।
एंड स्टाइल एंड फॉर्म, पेपर जो है A4 साइज पेपर जो है आप यूज कर सकते हो। अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो आपको देखना है कि प्रिंटिंग बहुत अच्छे से हो रही हो। हेडिंग्स और टेक्स्ट फॉन्ट जो है यूजुअली टाइम्स रोमन 12 जो है आपका टेक्स्ट फॉन्ट रहता है। हेडिंग्स जो है यूजुअली उससे बड़े फॉन्ट में होंगी, बड़े साइज में होंगी। लाइन स्पेसिंग की अगर बात करें तो आप 2 का या 1.5 का स्पेस जो है वो रख सकते हो। मार्जिन्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्रिंटिंग के लिए जाते हो तो हो सकता है कि आप उसको बाइंड कराओ या स्पाइरल कराओ, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना जरूरी है। पेज नंबर्स डाल रहे हो तो उसमें पेज नंबर लिखा हुआ नहीं, सिर्फ नंबर, जैसे 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स आने चाहिए। टेबल्स और फिगर्स जो है आप डालोगे वो उसमें जो टेबल का टाइटल लिखते हो वो उसके ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपको इन सारी चीजों का जो है बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है while writing the report और thesis। तो यूजुअल जो हमारा फॉर्मेट रहता है उसमें हम क्या करते हैं, टाइटल पेज लगाते हैं, बैकग्राउंड अगर कोई आपकी है तो कोई भी हिस्ट्री अगर आपने पहले कोई स्टडीज रिलेटेड करी हो वो लगा सकते हो, एक्नॉलेजमेंट लगा सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट जो है हम लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इज बेसिकली काइंड ऑफ समरी, आप जो स्टडी कर रहे हो उसका एक समराइज्ड वर्जन जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट में डालते हो। फिर आप अपना पूरा वो कंटेंट्स के लिस्ट, टेबल के लिस्ट, अपेंडिसेस के लिस्ट दे सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ROL शो करोगे, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स डिस्कशन, फाइंडिंग्स और लिमिटेशंस और सजेशंस यू कैन गिव। रेफरेंसेस जो है वो बहुत जरूरी है देना। तो रेफरेंसेस देने के लिए कुछ स्टाइल्स हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल्स जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट वन इज APA स्टाइल, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो हमारा सोशल साइंसेज या एजुकेशन जैसी रिसर्चेज में यूज होता है एंड यूजुअली ये बहुत ज्यादा कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल है। नेक्स्ट इज शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल, जो हिस्ट्री स्टडीज में या ह्यूमैनिटीज की स्टडीज में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, नाम से ही आप पता कर सकते हो इंग्लिश, आर्ट, फिलोसफी, म्यूजिक, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, इन चीजों में आप MLA रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो फॉलो करते हो। नेक्स्ट इज AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जो भी मेडिकल की फील्ड में हमारी रिसर्चेज होती हैं तो उसमें AMI स्टाइल जो है फॉलो करा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज हार्वर्ड, जो एकेडमिक्स में हम फॉलो करते हैं। ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल्स है ये इनबिल्ट होते हैं MS वर्ड में, आप जाकर वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ये ही नहीं है, ये मैंने सिर्फ मेन यहाँ पर डाले हैं, और भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। ये वो है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंसिंग स्टाइल्स है। तो आप MS वर्ड में जाकर चेक कर सकते हो, आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे उसी स्टाइल में आपकी रेफरेंसेस और साइटेशंस जो हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी। So that's all for today. Thank you so much. Do like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get all the updates. And at last I want to say, if you want a separate video on referencing styles in detail, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में और रेफरेंसिंग स्टाइल्स को एक्सप्लेन करूँ, लाइक यूजिंग सम एग्जांपल्स, और थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन में मैं उसको थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।